हेलो एवरीवन। और पिछली वीडियो में तो हमने देखा ही था, मतलब पिछली वीडियो में ना हमने ये पढ़ा था क्लास 9th के चैप्टर नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर का। थोड़ा सा हम टॉपिक पढ़ रहे थे वीमर रिपब्लिक का। तो बीच में ही वीडियो ना मेरी किसी प्रॉब्लम से स्टॉप हो गई थी, लेकिन अभी हम वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अभी हम क्या पढ़ेंगे, द वीमर रिपब्लिक। मतलब ना लोगों का क्या विश्वास जो था वो वीमर रिपब्लिक से उठ चुका था। लोग कह रहे थे कि जो डेमोक्रेसी ऐसे कुछ नहीं होने वाला, हमें एक डिक्टेटर चाहिए जो हमारी कंट्री को रूल करेगा और हमें अच्छे अच्छे लॉज पास करके देगा। ठीक है। लेकिन जो मतलब जो लोग थे जो वीमर रिपब्लिक के सपोर्ट में थे, यानी जो सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक या कैथोलिक थे, ये क्या करते थे, वीमर एक जगह है ना, उस जगह पे मिलते थे और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को शेप करने की कोशिश करते थे। ठीक है। अब द वीमर रिपब्लिक क्रश द अपराइजिंग विद द हेल्प ऑफ अ वॉर वेटरन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड फ्री कॉप्स। यानी जो वीमर रिपब्लिक थी, जो भी मतलब जो ना जो वॉर वेटरन ऑर्गेनाइजेशन थी, यानी जो वीमर रिपब्लिक के अगेंस्ट थी, वो क्या करती थी, तो उनका उनके साथ जो वीमर रिपब्लिक थी क्या करती थी, फ्री कॉप्स बना दिए जाते थे। ठीक है। मतलब वीमर रिपब्लिक जो थी वो क्या करती थी, वो मतलब गलत चीज़ को सपोर्ट कर रही थी। वो ना मतलब जो भी उनके अगेंस्ट जा रहा था उनके साथ क्या करती थी, उन फ्री कॉप्स को उनके मतलब उन्हें मारने वगैरह के लिए छोड़ देती थी। द एंग्यूजाइज्ड स्पार्टसस लेटर फाउंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द जर्मनी। बाद में जो स्पार्टसस थे उन लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी ढूंढी जर्मनी की, मतलब उसे बनाया। कम्युनिस्ट एंड द सोशलिस्ट हेंस फोर्थ बिकेम इरकॉन्लेबल एनिमीज। मतलब जो कम्युनिस्ट थे और जो सोशलिस्ट थे अब वो दुश्मन बने लगे थे, एनिमीज बने लगे थे। एंड कुड नॉट मेक कॉमन कॉज अगेंस्ट हिटलर। अब हिटलर यहाँ से हिटलर की अपराइजिंग शुरू होने वाली थी। बोथ रेवोल्यूशनरीज एंड मिलिटेंट नेशनलिस्ट क्रेव्ड फॉर रेडिकल सॉल्यूशंस। दोनों ही रेवोल्यूशनरी जो थे ये मतलब रेडिकल सॉल्यूशंस ढूंढना चाहते थे, लेकिन कोई अभी सॉल्यूशन कोई मिल नहीं रहा था। पॉलिटिकल रेडिकलिज्म वाज ओनली हाइटेंड बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1923। 1923 के अंदर बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, तभी पॉलिटिकल रेडिकलिज्म आया था हमारी जर्मनी के अंदर। ठीक है। अब जर्मनी हैड फॉट द वॉर लार्जली ऑन द लोन। जर्मनी ने बहुत ज़्यादा लोन्स लिए थे, है ना। और गोल्ड को मतलब वॉर के लोन्स को चुकाने के लिए गोल्ड का एक्सचेंज करते थे। अब देखो, वॉर का लोन चुकाने के लिए अगर हम गोल्ड का एक्सचेंज करेंगे तो गोल्ड की रिजर्व्स तो हमारी कंट्री में ख़त्म होंगी ना। तो इसलिए ये भी जर्मनी में ये भी हुआ। जर्मनी में जो गोल्ड रिजर्व्स थे वो डिप्लीट होने लगे, ख़त्म होने लग गए। ठीक है। In 1923, Germany refused to pay, and the French occupied its leading industrial area, Ruhr, to claim their कोल। ठीक है। 1923 में जर्मनी ने कहा बस अब मैं कोई लोन नहीं पे करूँगा। ठीक है। लेकिन जो फ्रांस के लोग हैं वो भी बहुत तेज़ से उन्होंने क्या किया, जर्मनी का रूहर जो इंडस्ट्रियल एरिया था, जो लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया था जिसमें कोल बनता था, रूहर को उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया, कैप्चर कर लिया। जर्मनी रिटेलिएटेड विद पैसिव रेजिस्टेंस एंड प्रिंटेड पेपर करेंसी। अब जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी ने खूब सारी करेंसी प्रिंट करनी शुरू कर दी। अब देखो, अगर करेंसी खूब सारी प्रिंट होगी तो क्या होगा, जर्मन जो मार्क है वो गिर जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे ही जर्मन मार्क गिरेगा, ठीक है, जर्मन मार्क गिरेगा तो चीज़ों की जो कॉस्ट है वो बढ़ने लग जाएगी, है ना। सो अप्रैल में क्या हुआ, जो यूएस डॉलर था वो अगर अप्रैल में 24,000 के इक्वल में था तो वो जुलाई में 3 लाख के इक्वल में था, और अगस्त में वो 46 लाख के इक्वल में था। तो अब देख सकते हैं ना आप, जर्मन मार्क कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। मतलब जर्मन मार्क तो गिर रहा है लेकिन जो वैल्यू है चीज़ों की वो बढ़ रही है। ठीक है। 98 लाख फिर दिसंबर में, ऐसे करते करते वो ट्रिलियंस तक पहुंच गया था। मतलब अब अगर ना लोगों को एक ब्रेड लेने भी जाना था, पहले लोग अगर एक ब्रेड लेने जाते थे तो मतलब पैसे देते थे, है ना, सब कुछ मनी देते थे। लेकिन अब अगर लोगों को एक ब्रेड का एक लोफ भी खरीदना है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें करेंसी की नोट्स की पूरा कार्ट लोड लेके जाना पड़ेगा, यानी अपने साथ दे हैव टू कैरी सम बैग्स। ठीक है। ताकि वो मनी को दे सके। मतलब इतनी बढ़ गई थी चीज़ों की प्राइस। दिस क्रिएटेड टू हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, जब चीज़ें जो जब किसी कंट्री की जो मार्क है, करेंसी मार्क है, वो गिर जाती है, तो अब ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, यानी कंट्री में बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ रहा है। इवेंचुअली द अमेरिकन इंटरवीन एंड बेल्ड जर्मनी आउट ऑफ द क्राइसिस बाय इंट्रोड्यूसिंग द डेविस प्लान। अब ना इस जर्मनी ने बहुत सारे क्राइसिस आ रहे थे, लेकिन ना जो अमेरिका है इसने जर्मनी की हेल्प की। अमेरिका ने जर्मनी की कैसे हेल्प की, जो अमेरिका है
ये जर्मनी को इस क्राइसिस से निकालना चाहता था, लेकिन कैसे निकाला उसने? डेविस प्लान को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, एक डेविस प्लान में क्या हुआ कि जो अमेरिका है ये जर्मनी को क्या करेगा, इनको थोड़े से रिसोर्सेज फाइनेंशियली इन्हें हेल्प करेगा, और इसके एक्सचेंज में जो जर्मनी है इसको भी थोड़ा सा इनको देना पड़ेगा, ऐसे चुकाना, लोन टाइप है ये। ठीक है, द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन। नाउ अब हम क्या बात करेंगे ईयर्स ऑफ डिप्रेशन की। ठीक है, ईयर्स ऑफ डिप्रेशन में क्या हुआ था? द ईयर्स बिटवीन 1928 एंड 1924 टू 1928 सॉ सम स्टेबिलिटी। मतलब 1924 से लेकर 1928 तक तो थोड़ा सा ठीक चला, जर्मनी का एक्सचेंज अच्छा चल रहा था, जो डेविस प्लान था यूएसए के साथ अच्छा चल रहा था। लेकिन एक वॉल वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज हुआ, यानी इसके अंदर क्या हुआ, जो यूएसए था, यानी जो यूएसए है जो जर्मनी को हेल्प कर रहा था, उसने वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कर लिया, यानी उसको बंद कर दिया। उसने कहा कि अब मैं जर्मनी को हेल्प नहीं करूँगा 1929 के अंदर। अब क्यों नहीं हेल्प कर रहा था वो? क्योंकि जो यूएसए है वो खुद क्राइसिस में आ गया था। नहीं, अब यूएसए भी ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन को फेस कर रहा था, और कब फेस कर रहा था? 24 अक्टूबर को फेस कर रहा था, जब एक दिन में 13 मिलियन शेयर्स वर सोल्ड। ठीक है, फियरिंग अ फॉल इन द प्राइसेस पीपल मेक डिवास्टिक एफर्ट्स टू सेल देयर शेयर्स। मतलब लोग जो है वो अब चीज़ों को जैसे ही मतलब यूएसए को क्राइसिस आ रहा है तो लोग मतलब अपनी चीज़ों को बेचना चाहते थे। ठीक है, मतलब उस दिन क्या हुआ, लोगों ने इतनी चीज़ें इतनी सस्ती बेची कि 13 मिलियन शेयर्स जो थे वो एक ही दिन में सोल्ड हो गए थे। यहाँ से शुरू हुई थी ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। ठीक है, और अगले कुछ सालों तक यानी 1929 से लेकर 1932 तक जो जर्मनी यूएसए है सॉरी, उसका इकोनॉमिक नेशनल इनकम जो था वो घट गया था। अब देखो यूएसए ही तो जर्मनी को हेल्प कर रहा था, अगर यूएसए ही क्राइसिस को फेस करेगा फिर जर्मनी तो ऐसे ही मतलब जर्मनी की तो वर्स्ट कंडीशन होगी है ना। तो जर्मन इकोनॉमी वाज द वर्स्ट हिट बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस। इससे जो जर्मन इकोनॉमी थी उसके भी बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ा था। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो थी वो 40% गिर गई थी 1929 के अंदर। ठीक है, जो लोग थे वर्कर्स थे वो अपनी जॉब्स को खो रही थी। ठीक है, वेजेस उन्हें कोई मिल नहीं रही थी। द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड टच्ड एंड 6 मिलियन जो लोग थे वो अनएम्प्लॉयड थे जर्मनी के अंदर। अब लोग को मतलब लोग क्या करते हैं, लोग अब चोरी चकारी करने लग गए थे। ठीक है, द इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएटेड डीप एंग्जाइटीज एंड फियर इन द पीपल। जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ लोग बहुत ज़्यादा डरने लग गए। ठीक है, लोग चाहते थे कि उन्हें कहीं से तो जॉब मिले, कुछ तो जॉब मिले, कहीं से तो मिले। ठीक है, तो ये था हमारा वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज के कारण, ये सारा वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज के कारण हुआ था। अब फिर से बता वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज की डेफिनेशन देख लेते हैं। द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन द यूएसए, यानी यूएसए में सबसे बड़ा एक्सचेंज कर रहा था यूएसए और जर्मनी, उसको बोलते हैं वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। और जैसे ही ये ख़राब हो गया था, गिर गया, तो जो यूएसए इसने वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज बंद कर दिया। ठीक है, दी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी वर फिल्ड विद द फियर ऑफ प्रोटिलरिज्म। ठीक है, अब सोसाइटी जो थी वो क्या कर रही थी, उनके अंदर डर था। किस चीज़ का डर था? इस चीज़ का कि उनके जो रैंक्स हैं यानी वर्किंग क्लास है वो भी गिरने लग जाएगी। ठीक है, अगर वो कोई हाई क्लास अपर क्लास का है वो मिडिल क्लास बन रहा है। ठीक है, क्योंकि मनी है ना, फाइनेंशियली कोई स्टेबल नहीं है। क्योंकि क्या हो रहा था, प्रोलिटराइजेशन हो रही थी। प्रोलिटराइजेशन में क्या था, इसमें ये हो रहा था कि जो लोग हैं इनके पास कोई पैसा नहीं है। अब यहाँ पे देखिए आप, प्रोलिटराइजेशन की डेफिनेशन क्या है? टू बिकम इम्पोवराइज्ड टू द लेवल ऑफ द वर्किंग क्लास, यानी उनकी वर्किंग क्लास ही गिर जाए, यानी वो बहुत ज़्यादा गरीब हो जाए। ठीक है, ओनली ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स कुड मैनेज टू कीप देयर हेड्स अबव द वाटर बट अनएम्प्लॉयड वीकन देयर बार्गेनिंग पावर। जो अनएम्प्लॉयड थे यानी जिन्हें पावर कोई जिनके पास कोई पैसा नहीं था वो बार्गेनिंग करके ही कुछ खरीद लेते थे। Big business in the crisis, the large mass of peasantry was affected by a sharp fall in the agriculture prices and the women। जो peasantry की जो large mass है उसको बहुत ज़्यादा उसके पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ रहा था। किस चीज़ का? जो लोग हैं उनको कोई जॉब नहीं मिली इस चीज़ का। पॉलिटिकली टू द वीमन रिपब्लिक वॉज फ्रेजाइल। अब वीमन रिपब्लिक को ही लोग इस चीज़ के लिए ठहराते थे। ठीक है, द वीमन रिपब्लिक हैज़ सम इनफेरेंट डिफेक्ट्स। लोग कहते थे कि इसके अंदर कोई इनहेरेंट डिफेक्ट्स हैं, मतलब ये अच्छी नहीं है, अनस्टेबल है, और इससे लोग कह रहे थे कि हमें डिक्टेटरशिप चाहिए। लोग वल्नरेबल थे डिक्टेटरशिप के लिए, यानी वो चाहते थे कि कहीं से कोई डिक्टेटर आए। वन वॉज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, दिस मेन अचीविंग अ मेजॉरिटी बाय वन
party, a near impossible task leading to a collision, rule by collision. Another defect. अब क्या हुआ, जो जर्मनी का जो प्रेसिडेंट था ना, उसको जैसे ही मतलब पता लगा कि क्राइसिस हो रहा है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने क्या किया, या जो पार्टीज है उन्होंने, वीमर रिपब्लिक ने क्या किया, प्रेसिडेंट को सारी पावर्स दे दी कि वो कभी भी इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं कंट्री के अंदर, यानी आर्टिकल 48 के तहत वो क्या कर सकते हैं, कभी भी जर्मनी के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। और इससे क्या किया, जो जर्मन के जो प्रेसिडेंट है ना जर्मनी के, उन्होंने क्या किया, 298। सो इससे क्या हुआ था, इससे जो प्रेसिडेंट है वो कभी भी इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकता था। और आप मानेंगे नहीं कि जो प्रेसिडेंट है उसने 239 डेज में बहुत 20 डिफरेंट कैबिनेट्स में क्या किया, उसने इमरजेंसी डिक्लेयर करवा दी। यानी बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ रहा था लोगों के अंदर। जो लोग हैं उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया था। वो लोग कह रहे थे कि डेमोक्रेसी कुछ नहीं कर सकती, डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम कुछ नहीं कर, कोई सॉल्यूशन नहीं दे सकता। लोगों ने अपनी होप खो चुके थे लोग। ठीक है, अब हम अगले पार्ट के अंदर पढ़ेंगे अबाउट द हिटलर्स राइज टू पावर, यानी हिटलर के बारे में सारा पढ़ेंगे और आगे के 2-3 टॉपिक्स को इकट्ठे कवर करेंगे। मतलब हमने पिछले वीडियोस में तो हम ना 15, 11, 12 ऐसी मतलब इतने मिनट्स की वीडियो बना रहे हैं, लेकिन अगली वीडियो हम थोड़ी सी लंबी बनाएंगे क्योंकि हिटलर के बारे में हम पूरी इन्फॉर्मेशन बताएंगे आपको। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।